हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो आज से हम लोग अपना एक नया जो एरिया है उसको कवर करना शुरू कर रहे हैं, जिसको कहते हैं एडवांस मैथ, यानी कि एडवांस मैथ है ना। एडवांस मैथ मतलब एडवांस मैथ। तो एडवांस मैथ में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं, थोड़ा सा आज हमारी फर्स्ट क्लास है एडवांस मैथ की। तो थोड़ी सी चीजें भी डिस्कशन मुझे करनी है, जैसे अर्थमेटिक के टाइम पर मैंने शुरू में आपसे डिस्कस की थी। तो जो लोग प्रॉपर एडवांस मैथ पढ़ने वाले हैं, आज से बच्चे एक्टिव हो जाइए। मैंने कल भी आपको बोला था कि जिन लोगों का अर्थमेटिक तक ही पार्ट था, मेंसुरेशन तो उनके में भी आती है सिलेबस में, जहां अर्थमेटिक आता है। लेकिन जहां एडवांस का कुछ भी पार्ट नहीं आता है, तो उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बचा हुआ पार्ट हमारा अब एडवांस शुरू होने वाला है आज से। तो जो लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, जो लोग किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर आपके ज्योमेट्री, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आते हैं, तो आप लोग अब एक नई कॉपी बना लीजिए और नए सिरे से हम चीजों को शुरू करेंगे। अर्थमेटिक में क्या था कि चीजें रिलेट कर रही थी एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर पे। एक ऐसा फॉर्मूला था जिसने बड़ा सर में दर्द कर दिया था। जहां कहीं कुछ नहीं लग रहा, वहां एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन एलिगेशन, यानी कि चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट कर रही थी। अब यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अर्थमेटिक का कोई भी डिस्कशन नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये चीज हमने उस चैप्टर में पढ़ी थी। इनकी बातें आपस में अलग होंगी। ओके। तो चलिए बच्चे, सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं और किस किस सीरीज में हम ये चैप्टर्स कवर करेंगे। ओके। तो सबसे पहले तो एडवांस मैथ। एडवांस मैथ एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर? सबसे पहले आज हम शुरू कर रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। बच्चे, इसके बाद जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, मैं कह रहा हूं बहुत डिटेल में और गजब तरीके से, बहुत सारे सवाल, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से हम कवर करने वाले हैं। मेंसुरेशन के बाद सेकंड चैप्टर जो हम लेंगे, कौन सा लें? ट्रिग्नोमेट्री लेंगे। ठीक है। मेंसुरेशन के बाद बच्चे हम चैप्टर उठाएंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको बोलते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस। थर्ड नंबर पे आएंगे हम ज्योमेट्री की तरफ। ज्योमेट्री यानी कि ज्योमिति की तरफ। ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, छोटा सा पार्ट है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। चौथे नंबर पे हम कवर करेंगे बच्चे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघातीय समीकरण। फिर उसके बाद में हम कवर करेंगे अपना सर्ड्स एंड इंडिसेस। सर्ड्स एंड इंडिसेस, ये तीनों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि तीनों एक एक दो दो क्लास के चैप्टर हैं। ये एक क्लास का, ये एक क्लास का, ये दो क्लास का। तो तीनों चैप्टर। इसके बाद में फिर पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे हम एलजेब्रा, बीज गणित। एलजेब्रा पढ़ेंगे, बीज गणित, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी उनको नाम दे दिया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये तीनों चैप्टर एलजेब्रा से पहले करवाने जरूरी हैं। ये कहीं ना कहीं एलजेब्रा में ही रिफ्लेक्ट करेंगे। तो ये मैंने एक क्रम बनाया है। एलजेब्रा के बाद में फिर छठे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चे, हमारा सिंप्लीफिकेशन बचा हुआ है। छोटे छोटे, इसमें छोटे छोटे चैप्टर बहुत हैं भाई। देखो, लीनियर इक्वेशन छोटा है, क्वाड्रेटिक छोटा है, सर्च छोटा है, सिंप्लीफिकेशन छोटा चैप्टर है, कोऑर्डिनेट छोटा है, हाइट एंड डिस्टेंस छोटा है। बड़े चैप्टर कौन कौन से हैं? वैसे मेंसुरेशन बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री बड़ा है, ज्योमेट्री बड़ा है, और आपका एलजेब्रा भी छोटा है। तीन चैप्टर बड़े बड़े हैं बस। ठीक है। सातवें नंबर पे फिर हम पढ़ेंगे बच्चे अपना सिंप्लीफिकेशन के बाद ये जो छोटे छोटे चैप्टर बोल रहा हूं ना मैं, ये एक एक दो दो क्लास के चैप्टर हैं। एक एक दो दो 2 महीने सर लग जाएंगे एडवांस में। हाँ,
कह सकते हैं। अक्टूबर लास्ट तक आपका मैं सिलेबस एंड करा दूंगा, ठीक है। सितंबर एंड अक्टूबर लास्ट जो वीक रहेगा हमारा उसमें एंड हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन के बाद बच्चे हमारा आता है डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर इसके बाद में आता है हमारा स्टैटिस्टिक्स, स्टैट। और फिर उसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन जहां मैं लिख रहा हूं इसके साथ हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी पढ़ लेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट छोटे छोटे चैप्टर हैं, एक एक क्लास के हैं। स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सिंप्लीफिकेशन के साथ ही मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्यूब एंड क्यूब रूट और एपी जीपी, एपी एंड जीपी, ये भी इसी के साथ हम पढ़ लेंगे, ओके, सिंप्लीफिकेशन के साथ। तो ये आपका एडवांस मैथ का सिलेबस है जो हमें कवर करना है, ठीक है भैया। इनमें से कुछ बच रहा हो तो आप मुझे बता दो, उसे भी मैं लिख देता हूं। मेरे हिसाब से तो सारा कवर हो चुका है इसमें जो मैंने लिखा हुआ है ना। मैक्सिमम मिनिमम, अरे वो इसी में आता है, ट्रिग्नोमेट्री में आता है बच्चा, वो मैक्सिमम मिनिमम ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है। और कुछ बचा है तो बताओ आप मुझे। डेसिमल फ्रैक्शन वो इसमें आता है, सर्ड सिंडेसिस में आता है। डेसिमल फ्रैक्शन सर्ड सिंडेसिस में आता है। और बताइए कुछ भी आपके दिमाग में बच रहा हो जो बहुत दिन से आप कह रहे थे सर ये चैप्टर वो चैप्टर, सब मेरे दिमाग में चलता है, ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे सर आप? कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं जाऊंगा फिर हिमालय सब कुछ छोड़ छाड़ के, ठीक है भाई। चलें आगे। तो ये आपके पास एक परफॉर्मा मैंने दिया है जिस हिसाब से हम चैप्टर्स को करेंगे। एक एक चीज यहां पर हमारी कंप्लीट है। पीएनसी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्टेट के बाद करेंगे। स्टेट या प्रोब का बीच का ही वो पार्ट है। पीएनसी आधे एक घंटे का है आपका, परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट होता है। चलो ठीक है, फिर चलते हैं बच्चे अपने आगे की तरफ। और आज का हमारा जो पार्ट है मेंसुरेशन, एक अलग एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, क्षेत्रमिति। अब थोड़ा मेंसुरेशन की बात करते हैं, क्या क्या हमें इस मेंसुरेशन में पढ़ना है। क्षेत्रमिति बड़ा चैप्टर है बच्चे थोड़ा सा, और इसमें पहले मैं आपको बताता हूं कि किस किस तरीके से और कैसे कैसे हम ये पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहली क्लास है, बहुत बेसिक चीज मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे चीजों का जन्म हुआ, कहां से बनी, कैसे बनी, पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे आप, इस कदर हम पढ़ेंगे। अब क्षेत्रमिति में अगर मैं बात करूं बच्चे, क्षेत्रमिति में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल, ठीक है, त्रिभुज। क्या? त्रिभुज। सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे बच्चे हम क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि क्षेत्रमिति भी दो तरीके की होती है, 2D एंड 3D, ऐसे आप लिखो, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में पहला पार्ट हम पढ़ेंगे ट्राइंगल, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे त्रिभुज। सेकंड पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे चतुर्भुज लिख लेंगे। थर्ड नंबर पे पढ़ेंगे बच्चे हम लोग, ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल्स, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे वृत्त। फोर्थ नंबर पे पढ़ेंगे हम क्या? पॉलीगन्स, पॉलीगन्स, हिंदी वाले बच्चे लिख लेंगे POLYGONS, पॉलीगन्स, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बहुभुज, ठीक है। तो ये हमारा जो पार्ट है 2D का होगा। पांचवें नंबर पे आप लिख सकते हो एक्सेट्रा, जो भी बचेगा, ठीक है, जो भी बचता है, हालांकि वो पॉलीगन्स में बन जाता है, ये मैं ना लिखूं तो ही ठीक है। 3D में जो हम पढ़ेंगे, 3D में हमारा सबसे पहला पार्ट होगा बच्चे क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे घन और घनाभ। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बेलन यानी कि सिलेंडर, सिलेंडर। फिर उसके बाद में बच्चे हम पढ़ेंगे, बेलन के बाद में आता है कोण, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे शंकु। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे गोला और अर्धगोला। फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे स्फेयर एंड हेमिस्फेयर के बाद में क्या बचता है आपका, क्यूब क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है। इसके बाद में कुछ नहीं बचता 3D में फिर तो,
है ना। आप मिसलेनियस देख सकते हो, बाकी मिसलेनियस जो भी बचेगा मिसलेनियस देख लेंगे। ओके, वो तो देख लेंगे उस टाइम पे। वेरी गुड। हिंदी में मैं बोल तो रहा हूं, आपके साथ के साथ लिख लो। त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त और बहुभुज। घन और घनाभ आपका बेलन हो गया। कोण यानी कि आपका शंकु हो गया। स्फेयर यानी कि गोला और अर्धगोला हो गया। हाँ, फ्रस्टम्स, ये फ्रस्टम वगैरह, हाँ चलो ठीक है, मिसलेनियस वाला पार्ट, हालांकि उनको अलग से नहीं लिखना, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, आप इसको मिसलेनियस में ले सकते हो, फ्रस्टम वगैरह जो पार्ट है। ओके। प्रिज्म पिरामिड, हाँ उन्हें भी अलग टॉपिक लिख सकते हो। प्रिज्म पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड, प्रिज्म एंड पिरामिड, और फिर आप ईटीसी लिख सकते हो, एटसेट्रा, या मिसलेनियस। ठीक है भैया, ये हमारा पूरा पार्ट है जो हमें कवर करना है क्षेत्रमिति में। लगभग लगभग अगर मैं क्वेश्चंस का आइडिया आपको दूं तो बच्चे, हम लोग इसमें 250 प्लस सवाल करेंगे। टोटल क्वेश्चंस जो मैं इसमें लेकर चल रहा हूं 250 प्लस, 250 प्लस क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, और एक से एक बेस्ट क्वेश्चंस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी 2D मेंसुरेशन से। और 2D मेंसुरेशन में बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। यस, करते हैं श्री गणेश। तो ट्राइंगल हमारा चैप्टर आज शुरू होता है। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल क्या होता है बच्चे? त्रिभुज। कैसे बनता है त्रिभुज? क्या कंडीशन होती है त्रिभुज की? त्रिभुज मतलब अगर मैं बात करूं बच्चे, त्रिभुज, त्रि मतलब क्या होता है? त्रि मतलब होता है तीन, और भुज मतलब होता है भुजा। यानी कि त्रिभुज का मतलब होता है बच्चे तीन भुजाओं वाली आकृति, तीन भुजाओं वाली, तीन भुजाओं वाली एनक्लोज्ड फिगर, यानी कि बंद आकृति आप कह सकते हो, बंद आकृति, बंद आकृति। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे एनक्लोज्ड फिगर ऑफ थ्री साइड्स ही क्या होती है? हमारी ट्राइंगल होती है। अब बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, अलग अलग तरह के ट्राइंगल होते हैं, और क्लासिफिकेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉरी ट्राइंगल बनता कैसे है, क्या कंडीशन होती है ट्राइंगल बनने की। तो सबसे पहले मैं यहां पर बनाता हूं कि एक ट्राइंगल, सपोज मैंने यहां पर कोई त्रिभुज बनाया, तीन भुजाओं वाली आकृति है भाई। एक भुजा ये हो गई यहां से यहां तक, एक भुजा यहां से यहां तक, एक भुजा यहां से यहां तक, तीन भुजा हैं बच्चे। यहां पर मैं इन भुजाओं को नाम देता हूं ए, इसको नाम देता हूं सपोज बी, और इसको नाम दिया सपोज मैंने सी। तो तीन इसकी साइड है, तीन भुजा हैं। अब तीन भुजा मैंने यहां पर लिखी हैं त्रिभुज की। क्या कंडीशन है जो हमारा त्रिभुज फॉलो करता है? एग्जैक्ट क्वेश्चन बनता है बच्चे यहां से, और वो सवाल बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा। उन्होंने तो सीधे सवाल शुरू किए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल से, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल से, चाहे वो आइसोसेलेस ट्रायंगल से, उन्हें तो केवल सवाल आते हैं भाई, बेसिक नहीं पता उनको। और एग्जामिनर ने बहुत बार सवाल बनाया है बेसिक से कि भैया ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि जो ट्रायंगल की एक तीसरी भुजा है ना, कोई भी तीसरी भुजा ले सकते हो। मैं सपोज अगर मैं आपसे बात करूं, अलग से मैं लिखूं कि किसी भी ट्रायंगल को पॉसिबल बनने के लिए, या किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में, मैं लिख रहा हूं यहां पे, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का योग, हिंदी वाले बच्चे लिखते रहो साथ के साथ, दो भुजाओं का योग, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन द थर्ड साइड। हिंदी वाले बच्चे क्या लिखेंगे? किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होगा। छिन्नक भी है सर, अरे भाई बेस करो छिन्नक गुरु, लिख लो वहां पे छिन्नक, करवा दूंगा छिन्नक, छिन्नक आधा घंटा हो गया छिन्नक छिन्नक छींक रहे हो भैया, करवा दूंगा छिन्नक भी यार, जो पढ़ा रहा हूं छिन्नक भाई साहब, इस पे तो ध्यान दे लो।
छिन्नक भी है सर, करवा देंगे छिन्नक। 15 सवाल आएंगे छिन्नक से, 20 मिनट खराब कर दिए अपनी छिन्नक के चक्कर में। देखो यहां पर मैंने आपसे बोला कि किसी भी त्रिभुज में सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। अब चाहे मैं वो कंडीशन अगर कहूं कि a प्लस बी, इन भुजाओं का योग बड़ा होगा किससे, c से। दूसरा अगर मैं कहूं b प्लस सी, वो बड़ा होगा किससे, a से। तीसरा अगर मैं बात करूं तो c प्लस a, ये बड़ा होगा किससे, b से। एक कंडीशन तो किसी भी त्रिभुज की ये बनती है, एक कंडीशन तो ये बनती है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नहीं, ग्रेटर देन ही होगा बच्चे, ग्रेटर देन ही होगा, इक्वल नहीं होगा। दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चे, दूसरी कंडीशन इसकी क्या है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का डिफरेंस, दो भुजाओं का डिफरेंस, दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से, तीसरी साइड से या तीसरी भुजा से कम होगा। योग तो तीसरी भुजा से ज्यादा होगा और डिफरेंस तीसरी भुजा से कम होगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि दो भुजाओं का डिफरेंस अगर मैं कहूं, ये डिफरेंस का साइन है, डिफरेंस जो होगा वो लेस देन होगा सी से। अगर मैं बी और डिफरेंस, ये माइनस का साइन है, डिफरेंस का साइन है, बी डिफरेंस सी लेस देन होगा ए से और सी डिफरेंस ए लेस देन होगा बी से। ये एक दूसरी कंडीशन बनती है किसी भी त्रिभुज को बनने के लिए। ठीक है भाई, यहां पर मैंने आपसे बोला, मैं अभी किसी की बात ही नहीं कर रहा हूं, समबाहु, समद्विबाहु, राइट एंगल, फाइट एंगल में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केवल कि किसी भी ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड्स शुड बी लेस देन द थर्ड साइड। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और दो भुजाओं का डिफरेंस, अंतर, तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। अब ये कंडीशन से आपको मैं एक सवाल देता हूं, इसी कंडीशन को फॉलो करते हुए बच्चे एक सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। सपोज मैंने आपसे बोला है कि कोई त्रिभुज है जिसकी पॉइंट मैंने ए बी सी रख दिए, इसकी भुजाओं को मैंने रखा है, एक रखा है 8 और एक रखा है सपोज मैंने 13। आप मुझे बताओ ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल हो सकते हैं, ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हो सकते हैं जिसकी एक भुजा 8 है और दूसरी भुजा 13 है। कितने ऐसे त्रिभुज, यानी कि ये साइड जितनी पॉसिबल हो सकती है वैल्यूज इस साइड की, उतने त्रिभुज रख सकते हैं हम। तो कौन कौन सी इसकी साइड हमारी पॉसिबल होंगी, अपने आप में सोचो और बताओ मुझे। ये साइड की वैल्यू किस किस संख्या के बीच में होगी, ये आप मुझे बता दो, बता सकते हैं आप? आप कहेंगे सर एक भुजा 8 है दूसरी 13 है, तो सर तीसरी भुजा डिपेंड करेगी कि हमारी जो तीसरी भुजा है, सपोज इसको मैंने मान लिया बी या एक्स मान लिया, सपोज मैंने इसको, जो हमारी तीसरी भुजा एक्स है ना बच्चे, वो ग्रेटर देन, बड़ी होगी डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस के। तो 13 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ बच्चे, 5। 13 और 8 का डिफरेंस, और छोटी होगी, ये भुजा छोटी होगी इन दोनों के योग से, तो 13 और 8 कितना, 21। क्या ये बात समझ में आई आपको कि भैया जो ये तीसरी भुजा हमारी होगी ना, ये भुजा हमारी इन दोनों के डिफरेंस 13 और 8 का डिफरेंस से तो बड़ी होगी और इन दोनों के योग से छोटी होगी। तो क्या क्या हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये भुजाएं हमारी हो सकती हैं। तो कितने ऐसे पॉसिबल हमारे ट्रायंगल हो गए कि भैया जिनकी एक भुजा 8 और दूसरी 13 हो सकती है? तो सर ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सर ऐसे 15 ट्रायंगल्स होंगे। कितने? 15 पॉसिबल ट्रायंगल्स।
15 पॉसिबल ट्राइंगल्स, 15 ट्राइंगल्स होंगे, 15 वैल्यू होंगी जो 5 से बड़ी होंगी और 21 से छोटी होंगी, तो 15 ही हमारे पॉसिबल ट्राइंगल हो सकते हैं। ऐसे ही सवाल बने हैं आजकल, एसएससी के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये। बहुत बेसिक बात उसने पूछ ली और बच्चों ने पढ़ी नहीं, उनको पता ही नहीं है। एक और सवाल बच्चे अगर इसी का ही मैं आपसे पूछूं जरा, कि सपोज मैंने यहां पर कोई त्रिभुज बना दिया, मैंने उसकी एक भुजा को मैंने ले लिया 3 और एक भुजा को मैंने ले लिया 4, तो आप मुझे बताओ ऐसे कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं जिनकी एक भुजा 3 है और एक भुजा 4 है? ऐसे कितने कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं? बच्चे जल्दी से मुझे आपका जवाब मिलना चाहिए भाई। अब ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं, आप मुझे बता सकते हो क्या? हाँ, अगर डेसिमल वगैरह में जाए तो इनफाइनाइट, डेसिमल में नहीं जाना, हमें नेचुरल नंबर्स की वैल्यू माननी है, हमें नेचुरल नंबर्स ही वैल्यूज को मानना है। डेसिमल में तो कुछ भी इनफाइनाइट आंसर होगा, उसमें तो फिर सवाल ही नहीं बनता है। बताइए भाई, जो ये बी सी की वैल्यू होगी, सपोज मैंने इसको एक्स माना, अब जो ये एक्स होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे? इन दोनों के डिफरेंस से। तो 4 और 3 का डिफरेंस 1, और लेस देन होगा इन दोनों के योग से, 4 और 3 7। तो एक्स की वैल्यू बच्चे 1 से बड़ी होनी चाहिए और 7 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। यानी कि मेरे पास ऐसे 5 पॉसिबल ट्रायंगल्स बनेंगे। तो जितनी पॉसिबल वैल्यूज बी की होंगी उतने ही ट्रायंगल बनेंगे भाई। 5 पॉसिबल ट्रायंगल्स, 5 पॉसिबल ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ये बात आपको बेसिक सी समझ में आई कि किसी भी त्रिभुज को पॉसिबल कंडीशन बनाने के लिए क्या क्या उसकी कंडीशंस बननी चाहिए। चलिए ठीक है भाई। अब ये तो हो गया कि त्रिभुज बनने के लिए क्या कंडीशन पॉसिबल है। अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन, अलग अलग जगह ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है। यहां पर टॉपिक डालेंगे क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। एक एक चीज दिमाग में बिल्कुल सटीक तरीके से सेट होने वाली है आपके। त्रिभुज के नाम जानते होंगे लेकिन उनको अरेंज, प्रॉपर तरीके से अरेंज अब मैं करने वाला हूं। वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। बच्चे दो तरीके से त्रिभुज का वर्गीकरण किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइड। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। और दूसरा बनता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, आधार पर। ठीक है भाई। वेरी गुड। चलो, अब अगर मैं बात करूं कि कोण के आधार पर त्रिभुज कैसे कैसे बनते हैं। पहला त्रिभुज बनता है बच्चे कोण के आधार पर, हालांकि एंगल्स के बारे में हम ज्योमेट्री में बहुत डीप में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला कोण के आधार पर कौन सा ट्रायंगल है? सपोज अगर मैं पहले ट्रायंगल का नाम लेता हूं तो बच्चे बनता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि जिसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज
लिख लेना यहां पर। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है बच्चे? न्यून कोण त्रिभुज होता है एक ऐसा ट्रायंगल जिसके सभी एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम हो, जिसके सभी कोण हमारे 90 डिग्री से कम हो। ये थीटा है, मतलब कोई भी एंगल की मैं बात करूंगा, कोई भी थीटा, अल्फा, बीटा, कुछ भी हो सकता है। तो जिसका एंगल एक भी एंगल हो सकता है जिसका एंगल जो होगा हमारा लेस देन 90 डिग्री होगा। क्या बात की मैंने? जिसका एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा। मेंसुरेशन में, जीडी में कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चे? एक सवाल भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, एक तो मिनिमम आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, मैंने आपको क्या बोला कि जिसके एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम होंगे वो एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होगा। दूसरा बनता है हमारा बच्चे समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चे? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल यानी कि जिसका वन एंगल, एक कोण, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा बच्चे। जिसका एक कोण किसके बराबर होगा? एक कोण 90 डिग्री के बराबर। ये आपके रिवीजन के लिए मैं नोट्स तैयार करवा रहा हूं और उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होना ही चाहिए। एक एंगल तो हमारा 90 डिग्री होना ही चाहिए बच्चे। तीसरा हमारा बनता है अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? कुछ इस तरीके से बनता है। ये कुछ इस तरीके से, ये मैंने बनाया, ये लाइन खींची, ये एंगल यानी कि जिसका वन एंगल, एक कोण जो होगा वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। एक कोण जो होगा बच्चे वो किसके 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो तीनों बात आपको क्लियर हो गई कि जब मैंने बात करी किसकी बच्चे? मैंने जब बात करी कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोण के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मैं रिवीजन भी साथ के साथ आपको कराते चल रहा हूं। एक होता है एक्यूट एंगल कि हमारा जो थीटा है, हमारा जो एंगल है, तीनों के तीनों वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। दूसरा अगर मैं कहूं तो आपका समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, हमारा एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तीसरा अगर मैं बात करूं बच्चे क्या, जिसकी क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीन तरह के हमारे ट्रायंगल बनते हैं। बात आती है ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी कि भुजाओं के आधार पर कितने तरह के त्रिभुज होते हैं। चलो देखते हैं भुजाओं के आधार पर भी कि बच्चे सबसे पहला अगर मैं बात करूं, झारखंड पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, सबके लिए इंपॉर्टेंट है यार। आप ऐसे ऐसे सवाल करते हो, मैं इनके बीच में अगर फंसा रहा तो फिर चीजें नहीं बन पाएंगी। चलिए देखो भाई, अगर मैं बात करूं भुजाओं के आधार पर तो सबसे पहला होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि जिसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। अभी इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे, आप ये मत कहना कि सर बस यही इतना ही पढ़ना है क्या। इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हम करने वाले हैं। तो समबाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, देखो इक्वी मतलब होता है बराबर यानी कि इक्वल, और लेटरल यानी कि साइड।
इक्वल प्लस साइड्स, यानी कि ऐसा त्रिभुज बचा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, उस त्रिभुज को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। ऐसा त्रिभुज जिसकी समबाहु, यानी कि सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, जिसकी तीनों बाहु तीनों भुजाएं बराबर हो, वो हमारा इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज। इनको बहुत डिटेल में अलग से भी मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन आपका मैं करा रहा हूं, इंट्रोडक्शन है अभी तो ये। दूसरा अगर मैं बात करूं बच्चे स्केलीन ट्रायंगल, या स्केलीन से पहले आइसोसेलस पढ़ते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल, आइसोसेलस ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु, समद्विबाहु। संधि विच्छेद करना आता है, संधि विच्छेद करना जरा। सम मतलब होता है इक्वल, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा, द्वि मतलब दो, सम मतलब इक्वल, बाहु मतलब भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो बचा, उसको हम क्या कहेंगे? आइसोसेलस ट्रायंगल। यानी कि ये भुजा ए और ए बराबर कर दी और तीसरी भुजा को मैंने बी मान लिया। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल हो, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा इसमें आता है बच्चा स्केलीन, स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चे? विषम बाहु त्रिभुज यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज बनता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो, वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज बनता है। ये है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज की क्लासिफिकेशन। ठीक है, भद्रबाहु त्रिभुज क्या होता है? भद्रबाहु त्रिभुज ये कौन सा है भाई साहब? भद्रकाल पढ़ लिया क्या? राखी पर नाम सुना होगा बहुत सारा, भद्रकाल चल रहा है, 1:30 बजे राखी बंधेगी। बाहुबली त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज निकाल के ला रहे हो? खाली पाओ। सुनो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल हमारे एंगल के बेसिस पर हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा के आधार पर इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलीन ट्रायंगल। भुजा यानी कि तीनों भुजा बराबर, हमारा इक्विलेटरल समबाहु, दो भुजा बराबर समद्विबाहु, और अगर तीनों भुजा अलग अलग हैं तो विषमबाहु, स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने त्रिभुज से, और मैं स्टार्ट करूंगा स्केलीन ट्रायंगल से। सबसे पहले जन्म इसी का हुआ था, जिसका जन्म सबसे पहले हुआ था, सबसे पहले हम उसको पढ़ेंगे। स्केलीन ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज है जो सबसे पहले आया था, और इसी को ही आगे 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 इक्विलेटरल, आइसोसेलस वगैरह में बांटा गया है। इनके बारे में एक्यूट एंगल, राइट एंगल, इनके एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कहां? ज्योमेट्री, ये एंगल्स के बारे में काम आते हैं। राइट एंगल का यूज हम यहां पर पढ़ेंगे। जो हम यहां पर अब मेंसुरेशन में पढ़ने वाले हैं वो चार त्रिभुज पढ़ेंगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलीन और राइट एंगल, ये चार त्रिभुज पढ़ेंगे। बाकी एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल ये हमारे उसमें काम आएंगे ज्योमेट्री में। क्लासिफिकेशन थी इसलिए मैंने आपको यहां बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे अपने पहले त्रिभुज से, जिसका नाम है हमारा स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन, स्केलीन ट्रायंगल यानी कि विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं। अब सुनो बच्चे, अब पते की बात मैं आपसे करने वाला हूं। मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें चीजें फॉर्मूले से चलेंगी। अर्थमेटिक में मैंने हो सकता है कि नाम मात्र के ही फॉर्मूले आपको पढ़ाए हों,
एक आध चैप्टर में अगर जरूरत पड़ी हो तो, एक आध टाइप में। लेकिन एडवांस मैथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। एडवांस मैथ में आपको अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप सवाल करोगे, अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो सवाल आपसे नहीं होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि मेंसुरेशन की, बाकी एक दो चैप्टर्स में जुगाड़ लगवा दूंगा मैं आपका, जुगाड़ लगवा दूंगा मतलब कि जैसे अलजेब्रा वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहां मैं आपका जुगाड़ लगवा दूंगा कि फॉर्मूला नहीं पता तो ये जुगाड़ लगा लो, कुछ तरह के सवालों में। मेंसुरेशन में ऐसा जुगाड़ नहीं लग सकता है, ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बच्चे। मैं क्या करूंगा, मैं एक एक ट्राइंगल लिखूंगा, उनके फॉर्मूलेज लिखूंगा और फिर उनके सवाल आपको कराने वाला हूं, ठीक है। तो ये कोई त्रिभुज है बच्चे, सपोज। सबसे पहले बात करते हैं परिमाप की। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है परिमाप। परिमाप, पेरीमीटर, जिसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर ये आपके ना अलग पेज में लिखना चाहिए, अलग पेज में सारे फॉर्मूलेज लिख कर सामने दीवार पे चिपका देना। मैंने ऐसे ही किया था जब मैं तैयारी कर रहा था, तो सारे मेंसुरेशन के फॉर्मूले मेरे 2-3 पेज पे लिखे हुए थे A4 शीट पे, और जो मेरा स्टडी टेबल था उसके सामने जब तक मेरा सिलेक्शन फाइनल नहीं हो गया था वो चिपके रहे थे लास्ट तक। हालांकि मुझे रट गए थे वो फॉर्मूले, लेकिन फिर भी मैं उनको लिखे रखता था। जब भी एग्जाम होता था तो वो रिवीजन के टाइम पे काम आते थे मेरे। तो मैंने बोला है पेरीमीटर। बच्चे पेरीमीटर की डेफिनेशन क्या है याद रखना, चाहे मैं त्रिभुज की बात करूं, चाहे मैं चतुर्भुज की बात करूं, मैं किसी की भी बात करूं, अगर मैं पेरीमीटर बोलूंगा ना तो सारी भुजाओं का योग ही पेरीमीटर होता है। परिमाप जहां भी मैं आपको बोलूंगा तो परिमाप का मतलब है कि सारी भुजाओं को जोड़कर बता देना कि सर ये परिमाप है। अगर मैंने यहां आपसे पेरीमीटर पूछा तो सारी तीनों की तीनों भुजा अलग अलग हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं बच्चे, परिमाप। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि एस से मैं उसको डिनोट करूंगा। बच्चे सेमी पेरीमीटर होता है परिमाप का आधा। भाई लिखा हुआ है ना अर्ध परिमाप, तो परिमाप कितना है, a प्लस बी प्लस सी और उसको डिवाइड बाई 2, ये होता है आपका सेमी पेरीमीटर। क्या होता है बच्चे, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अब बात आती है क्षेत्रफल पे, बात आती है किस पे बच्चे, पेरीमीटर पढ़ा, सेमी पेरीमीटर पढ़ा, अब बात आती है क्षेत्रफल पे यानी कि एरिया पे, एरिया पे, एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है बच्चा, क्षेत्रफल के लिए दो तरीके से चीजें डिफाइन होती हैं। क्षेत्रफल के लिए दो तरीके से चीजें डिफाइन होती हैं। एक तो अगर मैं क्या काम करूं कि मान लो इस पॉइंट से मैंने इस पॉइंट पर एक लाइन परपेंडिकुलर डाली है। परपेंडिकुलर यानी कि जो इस पॉइंट से लाइन स्टार्ट हुई और सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब वो किसी पे भी बना सकती है, इस वाली भुजा पे बना सकती है, ये वाली लाइन इस पे बना सकती है, और ये वाली लाइन इस पे बना सकती है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का। तो हमारा जो क्षेत्रफल होता है बच्चे, सपोज इस वाली लाइन को मैंने x नाम दिया है या h1 नाम दिया है, h1, इस वाली को मैंने h2 नाम दिया है और इस वाली को h3 नाम दिया है। तो भैया एरिया जो होगा ना, एरिया जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, ऊंचाई।
ठीक है भैया। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि आधार क्या है सर, अगर मैं आधार सी को मानता हूं, अगर मैं आधार सी को मानता हूं तो इसकी ऊंचाई कितनी है h1। तो एरिया का फॉर्मूला एक तो ये हो गया, एरिया का फॉर्मूला एक तो ये हो गया कि भैया मैंने कहा अगर मैंने आधार सी को माना तो सी के ऊपर जो ऊंचाई पड़ी हुई है वो है h1। तो पूरे त्रिभुज का जो एरिया होगा 1/2 गुणा सी गुणा h1। अगर मैं बात करूं कि इस वाली भुजा की बात करता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुणा बी गुणा, और इसके ऊपर जो ऊंचाई, इसके ऊपर जो आपकी परपेंडिकुलर है वो कितना है h3। और अगर मैं बात करूं बच्चे इस वाली भुजा की तो आपका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणा ये वाला आधार कितना है a, और इसके ऊपर जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है h2। ये तीनों हमारे एरिया बन जाएंगे, तीनों के तीनों जो हैं हमारे एरिया बन जाएंगे। बात क्लियर है। अब आप में से ऐसा कोई धुरंधर है जो मुझे उस तरीके का नाम बता दे, उस फॉर्मूले का नाम क्या होता है जिसको हम सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप का यूज करके फॉर्मूला लिखते हैं, क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं उस फॉर्मूले को, कोई बताएगा मुझे। ये तो हो गया इसका हमारा आधार गुणा ऊंचाई से फॉर्मूले, कि अगर हमें किसी भी त्रिभुज में आधार दिया हो, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला हो, एक लंब डाला हो, एक परपेंडिकुलर डाला हो, तो आधार गुणा परपेंडिकुलर ही हमारा एरिया बनाएगा। ये इस त्रिभुज की बात नहीं है बच्चे, किसी भी त्रिभुज की बात है। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, किसी भी त्रिभुज की बात है, किसी भी त्रिभुज की, चाहे वो स्केलिन ट्रायंगल हो, चाहे वो आपका समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो याद रखना जो फॉर्मूला मैं आपको स्केलिन में लिखवा रहा हूं ना, वो हर त्रिभुज में लगेंगे, हर त्रिभुज में। जरूरी नहीं है कि स्केलिन में जो फॉर्मूला लगा, जो विषम बाहु त्रिभुज में फॉर्मूला है, वो किसी और में नहीं लगेगा। बच्चे आप लगा के देख लेना किसी भी त्रिभुज में। मैंने कहा ना सबसे पहले जन्म इसका हुआ था, इसी के ही बच्चे हैं वो जो आगे हम पढ़ेंगे, तो इसके सारे फॉर्मूले उनमें लगेंगे। उनके जो फॉर्मूले हैं वो इनके रिजल्ट हैं, वो इसके रिजल्ट हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्षेत्रफल की, यस बिल्कुल सही बात है सर, हीरोज फॉर्मूला क्या है बच्चे, हीरोज फॉर्मूला, एक हीरोज फॉर्मूला, हीरोज HEROES, हीरोज फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल निकालने का। क्या होता है, अंडर रूट ऑफ S माइनस ए बी सी क्या है, इसकी भुजा है, और S क्या है, अर्ध परिमाप, S माइनस बी और S माइनस सी, ये हमारा क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है। अंडर रूट ऑफ S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ये हमारा हीरोज फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चे, बात समझ में आई, यस। तो ये तीन मेन फॉर्मूले हैं जो हमें थोड़ा सा देखने होते हैं। अब मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं भैया। पहला सवाल, पहला टाइप अगर मैं आपको लेकर चलूं तो त्रिभुज, बेसिक त्रिभुज की बात करेंगे, इसको आप स्केलिन त्रिभुज भी मान सकते हो। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताएंगे सवाल का जवाब। सवाल है त्रिभुज की तीन भुजाओं की संभावित लंबाई क्या हो सकती है, कोई बताएगा आप मुझे, आप में से मुझे बताओ 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 जल्दी से, किसका जवाब सबसे पहले आएगा। किसी भी ट्रायंगल की पॉसिबल साइड्स क्या हो सकती हैं जी, मैंने बोला था कि दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होगा और दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। बताइए आप जल्दी से अब मुझे। क्या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, क्या ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, क्या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, या ऑप्शन नंबर डी हो सकता है।
वेरी गुड। अरे क्या बात है यार, तुम लोगों ने तो आंसर बता दिया मुझे। देखो भाई, दो भुजाओं को अगर मैं जोड़ता हूं, 2 और 3 5, क्या जो 2 और 3 5 है, मैंने बोला कि किन्हीं भी दो का, जरूरी नहीं पहली दो का, किन्हीं भी दो का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। अब मैंने कहा 3 और 2 5, क्या ये 6 से बड़ा है? नहीं सर, ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। ये तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। इनमें तो दो भुजाओं का योग तीसरे से छोटा बना है। हटाओ इसे। आगे चलते हैं, 4 और 3 7, क्या तीसरी से बड़ा है? यस बड़ा है। डिफरेंस कर लो, 4 और 3 का डिफरेंस एक तीसरी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। बाकी किसी किसी भी दो को आप देख लो, 5 और 4 9, 3 से बड़ा है। 5 और 3 8, 4 से बड़ा है। किन्हीं भी दो का योग तीसरी से बड़ा है। ये होगा आंसर। आगे चलो, किन्हीं भी दो का योग, भैया 2.5 और 3.5 कितना होता है? 6। भैया ये 6 के बराबर है। मैंने आपसे बोला बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किन्हीं भी दो का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। ये बराबर है, बराबर नहीं बड़ा होना चाहिए। ये हटाओ। 4 और 4 8, भैया ये कितना है? 4 और 4 8। ये जो 8 है ये 9 से बड़ा होना चाहिए। हटाओ यार इसे भी। देखो ये होती है पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। पावर ऑफ कॉन्सेप्ट। ऐसे कितने लोग हैं, थम्स अप करके मुझे बताओ, जिन्होंने मुझसे पहले इस सवाल को कर लिया था। ये आजकल आता है सवाल कि पॉसिबल साइड्स क्या क्या हो सकती हैं। बताओ जल्दी से। ठीक है आगे चलें। इसका आंसर प्रॉपर तरीके से लगा दो। क्या हो गया? हैंग हो गया यार ये बोर्ड तो। हाँ अब ठीक है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर है, ये गलत, ये गलत, ये गलत। ओके, वेरी गुड। अब मैं आपको लेकर चलता हूं आगे, आगे लेकर चलता हूं बच्चे अगले सवाल की तरफ। पहला सवाल है आपके सामने, ये रहा, मतलब सेकंड क्वेश्चन है। सवाल है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है जी? सारी भुजाओं का योग, सम। आपको भुजा रेशियो में दी हुई है तो पहले तो ये रेशियो बढ़िया बनाओ। बढ़िया बनाओ मतलब सिंपल रेशियो बनाओ इसको। और रेशियो चैप्टर आपने पढ़ा है कि त्रिभुज की भुजाएं अगर हमारे पास 1/2, 1/3 और 1/4 हैं बच्चे, तो हम क्या करेंगे? 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई? 12 होता है। 12 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। आप कहेंगे सर 2 छिक्के 12, आप कहेंगे 3 चौके 12, आप कहेंगे 4 तिया 12। यानी कि सर त्रिभुज की जो भुजा है ना, वो 6 4 3 के रेशियो में बन गई। ठीक है, वेरी गुड। तो 6 4 3 के रेशियो में बन गई। अब सवाल कह रहा है कि भैया परिमाप इनका कितना है? 52 है। परिमाप का मतलब क्या है? सारी भुजाओं का योग। हीरोइन फॉर्मूला नहीं, हीरोज फॉर्मूला। भैया अगर मैं इनको जोड़ता हूं तो 6 और 4 10, 10 और 3 13। भैया परिमाप कितना दिया हुआ है? 52 सेंटीमीटर। एक यूनिट का मान होगा बच्चे 52/13, यानी कि 4। एक यूनिट का मान अगर 4 है तो कह रहा है सबसे छोटी भुजा, 6 4 3 में सबसे छोटी भुजा यही है। ये आएगा 3 × 4 दैट इज 12। कितना आएगा बच्चे? 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सर कभी कभी पढ़ने का मन नहीं करता है। बच्चे ऐसे मत भूला करो, आपको टाइम से पढ़ने का मौका मिल रहा है ना, आप किस्मत वाले हो बच्चे। अगर मैं आपको बोलूं, किस्मत वाले हो अगर आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। मैं मैं आपको कभी ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूँ, प्रॉपर यहीं पे फोकस करता हूँ। लेकिन कई बार मुझे ऐसे लोग मिलते हैं। एक बार क्या हुआ कि मैंने कुछ ऑर्डर किया जोमेटो से, और जो ऑर्डर देने आया था ना, वो स्टूडेंट था हमारा। और उस बंदे के चेहरे पे बिल्कुल भी ये भाव नहीं था कि सर मेरे घर की कंडीशन खराब है या फिर ये है फलाना दिक्कत है। मतलब बिल्कुल एनर्जेटिक था वो बंदा। मैंने कहा जॉब कैसी चल रही है? सर एकदम मस्त चल रही है। सर 10 घंटे की जॉब होती है,
14 घंटे मेरे पास बचती हैं, 6-7 घंटे सोने खाने पीने में लगा देता हूँ, बाकी 5-6 घंटे मस्त पढ़ता हूँ सर। बाकी जॉब में भी अगर कोई ऑर्डर नहीं आता है तो मैं बाइक पे बैठकर ही वीडियोस वगैरह देख लेता हूँ। कल मैं एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया था ग्रोसरी वगैरह कुछ लेने सामान, तो वहाँ की जब मैं बिलिंग करा रहा था तो एक गार्ड खड़ा था वहाँ। तो मतलब वो मुझे देख रहा था। अब उसने देखकर पहले तो थोड़ा सा मतलब ऐसे किया, अपने जो बॉस वगैरह घूमते रहते हैं, उसने उसकी तरफ देखा, जैसे ही वो मुड़ के उधर गया ना, दौड़ गए मेरे पास आया। मतलब वो बंदा इतना एनर्जेटिक था ना, मैं उससे भी मैंने पूछा जॉब वगैरह सर एकदम मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 8 घंटे की नौकरी है, 16 घंटे मिलते हैं, उसमें मैक्सिमम टाइम मैं निकालता हूँ, मैक्सिमम टाइम। मतलब वो लोगों के पास, मतलब मुझे लिटरली बड़ा इमोशनल हो गया मैं, कि अक्सर लोग एक्सक्यूज देते हैं कि यार सर हम घर की कंडीशन खराब है, हमारे घर पे पढ़ने को मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरी माँ बीमार है, पापा नहीं कमाते हैं, ये है फलाना। एक बार भी उस बंदे ने मुझसे ऐसा नहीं बोला, एक बार भी। वो कह रहा है सर मैं कमा रहा हूँ, अपनी माँ को इलाज में लगाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमाना बुरी बात थोड़ी है सर। अगर मैं खुद कह रहा है कि सर अगर मैं ये बहाना बनाने लग जाऊं कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, तो ऐसे तो सर दुनिया बहाना बनाने लग जाएगी। कह रहा है सर नेक्स्ट मुलाकात सिलेक्शन के बाद होगी, फाइनली उसने ये बोला। कह रहा बीच में मैं मिलूंगा ही नहीं सर आपको। अब देखो, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो ऐसा एक्सक्यूज मत बोला करो सर मन नहीं कर रहा है कभी पढ़ने का। अगर आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है ना कमाने के लिए, और आप केवल पढ़ रहे हो, बेशक आपके घर की कंडीशन कुछ भी है बच्चे, आप दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो। खुश नसीब ऐसे लोग हैं, खुद कमा, आप ही के बीच में बैठ के पढ़ रहे होंगे फाउंडेशन बैच में, कि जो लोग खुद कमाते हैं और तब जाकर घर भी चला रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ऐसे भी लोग आपके साथ बैठकर पढ़ रहे हैं। तो सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा। तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो सवाल कह रहा है कि भैया तीनों भुजाएं अगर अलग अलग हैं, कोई त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो उसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर क्या होगा सर, पेरीमीटर होगा 5 + 7 + 10। कितना होगा बच्चे, 7 और 5 12 और 10 22। अब इसका अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर बताओ। सर सेमी पेरीमीटर होगा परिमाप का आधा यानी कि 11, परिमाप का आधा यानी कि 11। अब हमारा हीरोज फॉर्मूला कहता है कि त्रिभुज का एरिया बच्चे एस, और एस माइनस ए, और एस माइनस बी, और एस माइनस सी। एबीसी क्या है, इन भुजाओं को मान लेना। एबीसी क्या है बच्चे, इन भुजाओं की वैल्यूज हैं। अगर मैं यहां आपसे कहूं कि अंडर रूट ऑफ एस, एस कितना है बच्चे 11, गुणा एस माइनस ए, 11 में से पहली वाली भुजा घटा दो 11 माइनस 5, 11 में से दूसरी वाली भुजा घटा दो 11 माइनस 7, और 11 में से तीसरी वाली भुजा घटा दो 11 माइनस 10। अरे भाई कितना आंसर आ गया, आप कहेंगे 11 गुणा 11 में से 5 गए 6, 11 में से 7 गए 4, और 11 में से ये गया तो 1। वेरी गुड। अब यहां से क्या मैं कॉमन ले सकता हूं, सर 4 जो है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो ये जब रूट से बाहर आएगा तो 2 बाहर आएगा, और अंडर रूट, अब तो कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, एक को तो हटाओ, और 11 छिक्के 66। भैया हमारा जो एरिया है कितना बन गया, 2√66। कितना बन गया, 2√66 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। आगे चले, वेरी गुड। अगले सवाल पे आपको मैं लेकर चलूंगा बच्चे, ये सवाल देखेंगे जरा, बताएंगे इसका जवाब भाई। सवाल है, किसी त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई 12, 15 और 21 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखो आज मैंने आपको बेसिक त्रिभुज बताए, विषमबाहु त्रिभुज के फॉर्मूलेज लिखवाए। एक पेज अलग लिख लेना, अलग साइड में आज ही A4 शीट या अपनी कॉपी का पेज फाड़ के उस पे विषमबाहु, ऐसे बीच में से आपका पेज होगा ना, ऐसे ऐसे बीच में से एक लाइन खींचना, यहां लिखना विषमबाहु त्रिभुज, और इतने में उसके फॉर्मूलेज आ जाएंगे। इस पेज को किसी कॉपी के बीच में रख लेना। जब हमारी पूरी मेंसुरेशन खत्म होगी तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे 2 पेज आपके भर जाएं, फिर दोनों पेज को उठाना और दीवार पे चिपका देना। ठीक है, अभी से ही लिखते चलो अलग अलग उस पेज में। वो पेज जब आपकी मेंसुरेशन खत्म होगी तैयार हो जाएंगे आपके। ऐसा नहीं है कि सर जब मेंसुरेशन हो जाएगी तब एक साथ ही सारे फॉर्मूलेज लिखेंगे, ऐसा नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं जो मैं यूज करता था।
चलो, कह रहा है कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई है 12, 15, 21। तो त्रिभुज का एरिया बता दो कितना होगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। तीनों भुजाएं अलग अलग है ना, 12, 15, 21। यस। तो सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर बताओ, परिमाप क्या होगा सर। 12 प्लस 15 प्लस 21 कितना आएगा बच्चे। आप कहेंगे 2 और 5 7 और 1 8, 1 और 2 और 2 4, 48 आएगा। जरा मुझे सेमी पेरीमीटर बताना। सेमी पेरीमीटर आएगा 48 बटा, तो ये आएगा 24। कल परसों ना मैं, हाँ परसों मैं, हमारे मेरे भतीजा है एक, तो नेफ्यू है, मैं उसकी पीटीएम में गया। तो एक तो पढ़ने में ठीक है, दो नेफ्यू हैं दो भतीजे, एक तो पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में, समझ जाओ मैं क्या कहने वाला हूँ, ऐसा है। तो उसके पीटीएम में मैं गया, तो वहां मैं मिला टीचर से। तो सामने अकस्मात मैथ्स का ही टीचर आ गया, और उसके थे 20 में से 10 नंबर थे उसके, मेरे भतीजे के। मैं बच्चों को डांटता नहीं, मैंने कहा ठीक है मजे करो यार, तुम अभी पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लास में है, फोर्थ क्लास में है वो। मैंने कहा पढ़ने के लिए उम्र पड़ी है, अभी मजे करो, एंजॉय करो। ऐसे मैं उनमें से नहीं हूं जो डांटते हैं, पढ़ो ये करो वो करो, मार पिटे। यार ये क्या रखा है यार, सब पढ़ लेंगे, हम भी तो लास्ट में आके पढ़े 12वीं तक, या हम भी ऐसे ही थे। तो मैं उसके टीचर से बात करने लगा, मैंने कहा सर बताइए। एक फीमेल टीचर बैठी थी साथ में, बड़ी मतलब एकदम मेरे याद आ गया। 2 मिनट आप सुन लो, कभी मैं बात करता नहीं हूँ, आज मेरा मन है। तो मैंने उससे पूछा कि सर ये मैथ से मतलब इतना कमजोर क्यों। तो वो कहने लगा सर मैं ना 10 दिन 15 दिन की छुट्टी चला गया था, और तो इतने में वो फीमेल ने उसको काट दिया कि सर आपको तो पता ही है मैथ्स में तो आपको से, हाँ ऐसा बोला, सर आपको पता नहीं है कि मैथ्स में बहुत सारा रिवीजन की ज़रूरत होती है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं मैथ्स में कि जिनमें कई बार बच्चा नहीं कर पाता है। और सर हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके तो नहीं बता सकते, क्योंकि मैथ्स हर किसी को नहीं आता है, ये है वो है। मैं सुनता रहा, मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा अच्छा। फिर मैथ्स वाला सर कहने लगे हाँ सर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बच्चा रिवीजन ना करे तो कम स्कोर आ जाएगा। इस बार इसको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। 4-5 चैप्टर ऐसे हैं कि सर लीनियर इक्वेशन हो गई, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, ये इतने हार्ड चैप्टर होते हैं कि सर इसमें मास्टर के पसीने छूट जाते हैं। मतलब 10 मिनट उन्होंने मुझे खूब लेक्चर दिया। मैंने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, चलो। मैंने लास्ट में कहा, मैंने कहा ठीक है सर, आपसे बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है, थैंक यू सो मच। तो ऐसे भी कई बार चीज़ें हो जाती हैं साथ में, इंसिडेंट। तो सेमी पेरीमीटर कितना है, सेमी पेरीमीटर है 24। अगर मैं बात करूं एरिया की, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। तो एस कितना है, सेमी पेरीमीटर कितना है 24। ए कितना है बच्चे, पहली भुजा कितनी है 12, पहली भुजा कितनी है 12। तो अगर मैं 24 में से 12 घटाता हूं, सीधा घटाओ 12 आएगा। एस माइनस बी, 24 में से सीधा 15 घटाओ आएगा 9, 24 में से सीधा 21 घटाओ आएगा 3। अब हमारे पास ये संख्या है। अब मुझे ये रूट में से मैक्सिमम संख्या को निकालना है। आप में से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अंडर रूट बन सकती हैं। यहां से आप में से बहुत सारे लोग ऐसे जिनको रूट निकालने नहीं आते हैं। तो बच्चे छोटी छोटी संख्या आप निकाल सकते हो, कैसे जरा देखना। अगर ये 12 को मैं 4 गुणा 3 में तोड़ लूं, मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि मैंने यहां से 4 को बाहर निकालना है। मैंने यहां 4 को बाहर निकालना है, क्योंकि 4 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 24 को भी मैं लिख सकता हूं 4 गुणा 6, मैं 4 को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में बाहर निकाल सकता हूं। 9 भी बाहर आ जाएगा, तो ये वाले 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा गुणा, ये वाले 4 का भी 2 बाहर आ जाएगा गुणा, ये वाले 9 का 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर हैं। छोटे छोटे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं। और अगर मैं 3 गुणा 3 कहूंगा भैया, तो ये बन गया 3 तिया 9, और इस 9 का भी एक 3 बाहर आ जाएगा। अब मेरे भाई अंडर रूट में क्या बचेगा, केवल और केवल ये 6 बचेगा अंडर रूट में, क्योंकि इस 4 का 2 ले लिया, इस 4 का 2 ले लिया, इस 9 का 3 ले लिया, और 3 गुणा 3 9 का 3 ले लिया, अंदर केवल 6 बचा। क्या आंसर आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, अंडर रूट 6। आंसर कितना होगा मेरा, 36 रूट 6। ठीक है। नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए।
ठीक है, उन्होंने मुझे समझाया, मैं समझ गया, बहुत सारी ज्ञान की बातें मुझे देखने को सुनने को मिली कि रेशियो प्रोपोर्शन जैसा चैप्टर सर इतना खतरनाक चैप्टर होता है कि हम टीचर्स के भी पसीने छूट जाते हैं। मैंने कहा यार सर पक्का छूट जाते होंगे। हाँ, मुझे ये कहना चाहिए था, आओ कभी क्लास में। एक त्रिभुजाकार गत्ते की तीनों भुजाएं 13, 14, 15 हैं। 8.75 मीटर रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगवाने के लिए क्या खर्चा होना चाहिए? बच्चे सुनना, जो ये भुजा है ना 13, 14, 15, इनका क्षेत्रफल निकालेंगे और वो आपने रट लेना है। ये 13, 14, 15 ऐसी भुजाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। 13, 14, 15 ऐसी भुजाएं हैं, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछा जाएगा। आपको एक हंसी की बात बताऊं, मेरा एग्जाम था, शायद मैंने एक बार सीजीएल का ही दिया था, सीजीएल का प्री था आई थिंक वो, और ये 13, 14, 15 का क्षेत्रफल मुझे रटा हुआ था। इसका क्षेत्रफल एरिया मुझे रटा हुआ था। मैंने जैसे एग्जाम में देखा यार 13, 14, 15, तो बाकी लोग तो लगाने में लग गए थे एस माइनस बी, और मुझे पता था कि 13, 14, 15 का एरिया ये होता है, फलाना होता है, अभी निकालेंगे, ऐसे नहीं बताऊंगा। वो मैंने डायरेक्ट लगा दे। बड़ा खुशी हुई है कि यार बहुत सारी चीजें मैथ्स में अगर याद रह जाएं तो कितना अच्छा लगता है। हालांकि कुछ लिमिटेड चीजें याद करनी चाहिए, सवाल रटना नहीं चाहिए, लेकिन 13, 14, 15 ऐसी वैल्यूज हैं जिनका एरिया आपने दिमाग में रखना है, इसीलिए मैं स्पेशली ये क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो यहां पर सबसे पहले तो बताइए कि कोई त्रिभुजाकार गत्ता है, भुजाएं ये दे रखी हैं, कह रहा है कि उसको 8.75 रुपए प्रति मीटर के स्क्वायर से रंगना है। तो पहले तो इसका एरिया बताइए, पहले तो क्या, पहले तो इसका एरिया बताइए, एरिया कितना है। उस एरिया को 8.75 से गुणा करेंगे तब जाकर हमारा आंसर बन जाएगा। भाई एरिया मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर में निकालो तो सबसे पहले पेरीमीटर कितना आएगा प्यारे भाई, 13 + 14 और प्लस 15, कितना आएगा भाई साहब, ये आएगा 5, 4, 9, 3, 12, 1, 2, 3 और 1, 4। सेमी पेरीमीटर कितना आएगा, सेमी पेरीमीटर आएगा 42/2 यानी कि 21। अब हमारा एरिया क्या हो गया, एरिया हो गया √s यानी कि 21, s माइनस ए, 21 में से 13 घटाएंगे तो 7 और 1 8, s माइनस बी, 21 में से 14 घटाएंगे तो 6 और 1 7, और 21 में से 15 घटाएंगे तो ये आएगा 6। अब यहां से हमें बहुत सारी चीजें रूट से बाहर मिल जाएंगी, बहुत सारी। तो भैया 21 को क्या मैं लिख सकता हूं 7 × 3, कोई दिक्कत है आपको, नहीं। 8 को मैं लिख सकता हूं 4 × 2, कोई दिक्कत है नहीं। इसको मैं लिख सकता हूं 3 × 2, कोई दिक्कत है नहीं। मैंने इनका फैक्टराइजेशन कर लिया। अब यहां पर मुझे पता है कि ये जो 4 है, बच्चे देखना परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा। ये 7 और 7 गुणा होंगे तो 7 7 49 बनाएंगे भैया। ये 7 और 7 गुणा होंगे 49 बनाएंगे, तो 1 7 बाहर आ जाएगा। अब दूसरा, जब इस 7 का भी काम खत्म हो गया, ये 3 और 3 जब एक साथ गुणा होंगे 9, तो 3 बाहर आ जाएगा। ये 2 और 2 जब एक साथ गुणा होंगे 4, तो 2 बाहर आ जाएगा। कितना बन गया भैया 84। डायरेक्ट याद रखना कि इसका जो एरिया होता है, जिसकी भुजा 13, 14, 15 होती है, 84 मीटर स्क्वायर होता है, 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 84 मीटर स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है कि भैया उसको 8.75 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से रंगना है। रंगना है यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने में कितने रुपए लगते हैं, 8.75 रुपए। हमें बताना है 84 मीटर स्क्वायर को रंगने में कितना रुपया लगेगा। तो आपने 8.75 गुणा 84 कर देना है, आपका जवाब आ जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करने का तरीका अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ये 8.75 है, ऐसी वैल्यू कहीं भी आपको मिल जाए ना, पता है क्या किया करो, जैसे 8 + 0.75 इसको मैं कह सकता हूं, 0.75 को अलग मैंने कहा, और 0.75 का मतलब होता है 3/4, 3/4 होता है 0.75 का मतलब। तो 4 × 8 32, 32 और 3 35/4। तो 8.75 को हम 35/4 भी कह सकते हैं। सपोज अगर कहीं आपको ऐसे दिखा, मान लो 17.25, तो इसको मैं लिख सकता हूं 17 + 0.25,
और 0.25 का मतलब होता है 1/4। तो 17 चौके 68, 68 और 1 69/4। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार 4 नंबर चेक कर लो, अभी करूंगा बच्चे 4 नंबर चेक, डोंट वरी, कर लेंगे अभी। तो यहां पर हमारा जो आंसर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 8.75 को 3/4, 8 चौक 32 और 3 35/4 गुणा 84। 4 से जाएगा पूरा 21 बार, 21 पंजे 105, 10 21 तिया 63 और 10 73, 735। कहीं ऑप्शन में है क्या? यस, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। ठीक है, तो यहां पर फोर्थ नंबर में क्या दिक्कत है बच्चे? ठीक तो है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 रूट 6। एस हमारा कितना है? 24, 24 में से 12 गए 12, 24 में से 15 गए 9, 24 में से 21 गए 3। 24 को लिखा 4 गुणा 6, 4 का 2 बाहर आ गया। 12 को लिखा 4 गुणा 3, 2 बाहर आ गया। 9 का 3 बाहर आ गया। इस 3 गुणा 3, 9 का 3 बाहर आ गया, 6 ही अंदर बचेगा। ठीक है, 36 रूट 6। ये सवाल करिए बच्चे, जरा बताएंगे इसका जवाब। चलिए भाई, ये सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। आज छोटी क्लास रखते हैं, 10-15 मिनट पहले छोड़ रहा हूं क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, तो बहुत सारी चीजें आपको समझने में भी टाइम लगेगा। बाकी मैं चाहता हूं कि आप हर क्लास में ऐसे ही इंटरेस्ट, जैसा आज आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। मैं कह रहा हूं अर्थमेटिक से भी आसान आपको एडवांस लगेगा। मेरा खुद अगर मैं पर्सनली व्यू दूं तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही एडवांस मैथ है। बहुत सारी चीजें मुझे एडवांस मैथ में बताऊंगा मैं आपको, जो आपके सवाल क्या, आपके सोच को बदलने वाली है, ठीक है। अर्थमेटिक्स से भी डबल मजा आपको आएगा। बाकी मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।